बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, आज से हम देखना शुरू करेंगे रेजिस्टिव सर्किट्स के बारे में। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर रेजिस्टिव कंपोनेंट भी होता है, इसी तरह से उसके अंदर कैपेसिटिव कंपोनेंट भी होता है और इंडक्टिव कंपोनेंट भी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक कंप्लीट सर्किट जो बना होता है उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस भी मिलेंगी, कैपेसिटर्स भी लगे हुए मिलेंगे, इंडक्टर्स भी लगे हुए मिलेंगे। तो ऐसे सर्किट जिनके अंदर रेजिस्टर्स लगे हों रेजिस्टिव सर्किट, जिनके अंदर कैपेसिटर्स लगे हों वो कैपेसिटिव सर्किट, और जिनमें हम इंडक्टर्स यूज़ करें वो इंडक्टिव सर्किट होता है। और ये जो बाकी दो, इनको हम लेटर ऑन डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज से हम जो शुरू करेंगे वो है रेजिस्टिव सर्किट। हम इससे पहले देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती हैं। जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में किसी भी कंपोनेंट की एबिलिटी होती है कि वो रेजिस्ट करे करंट को, फ्लो को। करंट को गुजरने में जो रुकावट पेश आती है हम उस चीज़ को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, और इसका जो यूनिट होता है वो ओहम्स कहलाता है। इसको हम ओहम्स कहते हैं। सो रेजिस्टेंस क्या होगी? द एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट फ्लो, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यूनिट ओहम्स हो गए। एक्चुअल में ये क्या होता है कि आपके पास जो भी कंडक्टिव मटेरियल होता है, जिस तरह से आपके पास कोई वायर है, इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। मीन टू से कि आप मल्टीमीटर को और रेजिस्टेंस पे रख के इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। तो ऐसी चीज़ें जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं करंट के फ्लो में, उनको हम कहते हैं रजिस्टर्स। सो जो ऐसी चीज़ें जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें उनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। कंपोनेंट्स दैट रेजिस्ट करंट फ्लो आर कॉल्ड रजिस्टर्स। और हम जब भी इसको सर्किट में हम इस कंपोनेंट को बनाएंगे तो उसकी सिंबल कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास एक रजिस्टर की सिंबल होगी और इसको हम डिनोट कर देंगे आर के साथ। R1, R2, R3 हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। और जो रजिस्टर है वो आप याद रखें कि ये एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव में हमने ये पढ़ा था कि पैसिव के अंदर जो करंट है वो पॉजिटिव से एंटर होता है, नेगेटिव से एग्जिट करता है। सो रजिस्टर में भी क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो एंटर होगा पॉजिटिव में और एग्जिट करेगा उस कंपोनेंट के नेगेटिव से। तो रजिस्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं। दूसरे अल्फाज में ये कि ये रजिस्टर जोन से हैं ये पावर को अब्ज़ॉर्ब करेंगे, ये पावर रिलीज़ नहीं करेंगे बल्कि ये पावर को अब्ज़ॉर्ब करेंगे। सो रजिस्टर जितने भी हैं वो पैसिव कंपोनेंट हैं, पावर को ऑब्जॉर्व करेंगे। लेकिन रजिस्टर्स के लिए जो लॉ होता है उसको हम कहते हैं, जो रजिस्टर्स पे एप्लीकेबल होता है वो ओहम्स लॉ होता है। ओहम्स लॉ में हमने ये देखा था कि आप अगर किसी लेट्स सपोज ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर आर है, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज दिए हुए हैं, और जब इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज दिए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से करंट भी गुजरेगा आई। सो ओहम्स लॉ ये कहता था कि आप अगर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे करंट थ्रू दिस रजिस्टर। और जब आपने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया था तो हमने कहा था कि ये इक्वल टू हो जाएंगे आर इंटू आई के। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ जाएगा। अगर आप वोल्टेज को कम कर देंगे तो जो करंट है वो भी कम हो जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं।
सो जो भी रजिस्टर्स हैं उनके ऊपर जो लॉ लगेगा वो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, और ऐसे कंपोनेंट्स जिन पे ओम्स लॉ लगता है उसको हम कहते हैं ओहमिक कंपोनेंट्स। तो अभी रेजिस्टेंस के लिए जो हम फार्मूला आने वाले अपने वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ये होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू आई आर। रजिस्टर या ऐसे कंपोनेंट जो रजिस्टिव बिहेवियर देते होंगे उनके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले से हम चाहें तो अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई है तो हम करंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं दी, वोल्टेज और करंट दी हुई है, तो हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। हम इसी फार्मूले को इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको एडजस्ट करके हम मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी रजिस्टर के, जिस तरह वोल्टेज, करंट और उसकी रेजिस्टेंस है, वो हम निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर हम किसी सर्किट में लगा हुआ है तो इसका बिहेवियर क्या है। लास्ट जितनी भी हम वीडियोस थी उसके अंदर हमने कुछ इस तरह से ब्लॉक्स बनाए थे। ये एक कंपोनेंट बनाया, उसके बाद हमने कुछ कंपोनेंट इस तरह से लगा दिए थे, और कुछ हमने यूं ब्लॉक्स बना दिए, और यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक, और ये ब्लॉक। हमने कुछ इस तरह से ब्लॉक्स बना देते थे और हम इनको नाम दे देते थे x1, x2, x3, x4, और साथ हम कहते थे कि ये जिधर सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं ये नोड्स होती हैं, ये सही एक नोड हो गई, एक नोड ये हो गई, एक ये नोड ये हो गई। तो हम इनको फिर ना अपने रीडेबिलिटी के लिए हम इनको नाम देते थे, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, और ये मेरे पास एक लेट्स सपोज इसको मैं सी कह देता हूँ। और जो ये नोड है, अभी जब भी मैंने कहा था कि सर्किट को एनालाइज करना होता है तो हम एक नोड को एज रेफरेंस लेते हैं जिसके हिसाब से हम बाकी कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज और करंट को देखते हैं। तो उसके लिए मैं लेट्स सपोज इसको कह देता हूँ कि ये मेरी एक रेफरेंस नोड है जिसे हम डेटम नोड भी कहते थे, और मैं बजाय इसके कि जो इस जगह पे कोई कंपोनेंट लगाऊं, इस तरह बॉक्स बनाऊं, अब हम क्या करेंगे, बॉक्सेस को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम कंपोनेंट को एनालाइज कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट होगा वो इस तरह हम सर्किट में लगा देंगे। अभी हम रेजिस्टेंस को देख रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो ये रजिस्टर मैंने लगाया है इसकी वैल्यू आर ओहम्स है, इसकी वैल्यू आर ओहम्स है। और दूसरा ये भी कहता हूँ कि जो करंट है वो इसके अंदर इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। जब मैंने करंट को देखा और मुझे इससे ये आइडिया हो गया कि रेजिस्टेंस अभी एक पैसिव कंपोनेंट होता है, तो इसके अंदर जो करंट है वो एंटर होता है पॉजिटिव साइड से और एग्जिट करता है नेगेटिव साइड से। तो ये पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब ये होगा कि नोड ए का जो पोटेंशियल है वो एट अ हायर पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू नोड बी। क्योंकि करंट एक पैसिव कंपोनेंट में करंट एंटर हो रहा है, पॉजिटिव से और नेगेटिव से एग्जिट कर रहा है, तो पैसिव कंपोनेंट के लिए जो पॉजिटिव साइड है वो हाई होती है और नेगेटिव साइड वो लो होती, लो वोल्टेज पे होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मल्टीमीटर एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे, दूसरी यहाँ पे रख के चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे हायर वोल्टेज मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी नोड। जो करंट हमेशा होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो हमने एक और चीज़ देखी थी, हमने कहा था कि वी ए बी इज इक्वल टू वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज एट बी। ये हमने फार्मूले इस तरह से निकालने पहले देखे हुए हैं कि वोल्टेज एट ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ए पे जो वोल्टेज होंगे माइनस कर देंगे बी पे जो वोल्टेज होंगे। अभी जो हमारी सिचुएशन के अंदर जो करंट आई फ्लो कर रहा है, हमने इसके साथ एक और चीज़ देखी थी कि जो इसके रजिस्टर के ऊपर वोल्टेजेस आएंगे वो होते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अभी जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं वोल्टेज वी ए बी, और करंट थ्रू रजिस्टर और आर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आ रही है। अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर करके आपको बताता हूँ।
हमने कहा कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यानी कि हमारे केस में वी ए बी इज़ इक्वल टू करंट थ्रू रजिस्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू। और हमने ये भी पढ़ा था कि वोल्टेज ए बी इज इक्वल टू होता है वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज एट बी के। सो ये हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, दोनों को इक्वल रखेंगे तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज एट बी इज इक्वल टू करंट थ्रू रजिस्टर इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो इस इक्वेशन से मैं ये निकाल सकता हूँ कि करंट थ्रू रजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज एट ए माइनस वोल्टेज एट बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जब भी आज सर्किट एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन होगी और उसके अक्रॉस वोल्टेज होंगे, तो हम उधर से उसके अंदर से गुजरने वाले करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? ए के ऊपर जो पोटेंशियल होगा माइनस जो बी पे पोटेंशियल होगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो हमारे पास जो उसके अंदर से करंट गुजर रहा होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई इस तरह से करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे X3 जो बॉक्स है इसकी जगह यही कंपोनेंट लगा हुआ है, वो इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और जो करंट इसमें फ़्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ ये R1 है, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो अभी मैंने इसके थ्रू कैलकुलेट करना है करंट कितना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इसकी नोटेशन में चेंज कर देता हूँ, इसको कहता हूँ लेट्स सपोज I1 करंट इसमें से गुजर रहा है। तो उसके लिए कि सिंपल सा है कि अभी मुझे ये पता है कि करंट बी नोड से सी नोड की तरफ जा रहा है और रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है, उसका मतलब पॉजिटिव से एंटर होगा नेगेटिव से एग्जिट करेगा। सो जो ये वाला पॉइंट है लो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू दिस, और ये हमने डेटम नोड भी इसको कह दिया है कि ये हमारे पास ज़ीरो रेफरेंस के ऊपर है। तो मैं सिंपल लिखता हूँ वी बी सी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी, और साथ बी सी हमारे पास क्या आएगा I1 R1। वी बी एट हाई पोटेंशियल है, वी सी एट लो पोटेंशियल ज़ीरो है। सो यहाँ से I1 इज इक्वल टू वी बी ओवर R1। इस तरह से हम इसमें से करंट निकाल सकते हैं। ये जो लॉ है ये बाकी कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी जो कि हम रेजिस्टिव सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये हम उसी की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो उन दो पोटेंशियल्स के दरमियान में आ रही है वो हमें उसके थ्रू करंट दे देगा। आप इस फार्मूले को चेंज करके आप अगर करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दी है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो आप इसको जो भी वेरिएबल्स आपको अवेलेबल हैं आप उनसे बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं तो एक चीज़ हमने लास्ट कुछ देख चुके हैं, उसमें यह था कि आपके पास एक IV ग्राफ होता था, ये हमारा करंट और ये हमारे एक्स एक्सिस पे वोल्टेजेस होते थे। अगर तो आपके पास इन दोनों का आपस में जो रिलेशन आ रहा है और जो ग्राफ बन रहा है वो एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, तो हम कहते थे कि कोई ना कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो सर्किट है उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है। अभी इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक ये ग्राफ है करंट और वोल्टेज। अगर एक ऐसी सिचुएशन अगर हो कि हमारे पास वोल्टेज ज़ीरो हो और जो करंट है वो हमारे पास मैक्सिमम हो, इस तरह से वोल्टेज ज़ीरो हो लेकिन करंट मैक्सिमम हो, तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अक्सर ही जब कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उन दो पॉइंट्स पे जिधर वो शॉर्ट सर्किट होती है वहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो हो जाते हैं और करंट मैक्सिमम फ़्लो करता है या इनफाइनाइट करंट फ़्लो करता है। इसी तरह से घरों में अंदर जब देखो बाहर अगर कहीं स्पार्किंग हो रही हो जो 220 की लाइन है, तो आपकी जो घर के अंदर बल्ब या चीज़ें लगी होती हैं वो डिम हो जाती हैं, जो बल्ब है डिम हो जाएगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वोल्टेज ज़ीरो को अप्रोच कर रहे होते हैं और करंट मैक्सिमम गुजर रहा होता है जिस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट वजह से फिर वो इंसुलेशन बर्न आउट होती है और आग भी लग सकती हैं। इसके बरक्स
एक और हमारे पास सिचुएशन थी जिसके अंदर हमारे पास ये करंट एक्सिस, ये वोल्टेज एक्सिस, और वो सिचुएशन ये थी कि आपके पास जो करंट गुजर रहा है वो ज़ीरो है, लेकिन आपके पास जो वोल्टेजेस हैं वो कोई भी इनमें से वैल्यू हो सकती है। वोल्टेजेस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन अकर होती है इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट मतलब कि इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, ये ओपन सर्किट सिचुएशन होगी। एक शॉर्ट सर्किट होगी जिसके अंदर करंट मैक्सिमम होता है, वोल्टेज ज़ीरो होते हैं। ओपन सर्किट के अंदर जो से आपके पास वोल्टेज कोई भी आ सकते हैं लेकिन करंट ज़ीरो होता है। ओपन सर्किट मतलब कि अभी आपने स्विच ऑन नहीं किया तो जो स्विच है वो आगे करंट को फ्लो नहीं करने देता, तो उससे पहले आपको स्विच के एक टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेंगे, दूसरे पे नहीं मिलेंगे, और सर्किट में करंट भी फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये ओपन सर्किट सिचुएशन है। सो अभी तक हमने देखा रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस करंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टेंस, इसको हमने कहा कि ये रिप्रेजेंट होता है आर के साथ और इसका यूनिट होता है ओहम्स। इसी तरह लेकिन इसकी जो एक अपोजिट चीज़ है, रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी के साथ, और इसका जो यूनिट होता है वो ओहम इनवर्स होता है, और इसको हम साइमंस भी कहते हैं, या इसको एस, कैपिटल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे का अपोजिट हैं। रेजिस्टेंस ये होता है कि करंट को फ्लो करने में कितनी रुकावट आ रही है, और कंडक्टेंस ये होता है कि कोई भी चीज़ कितनी कंडक्टिव है, कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट को पास ऑन करें। तो जो कंडक्टर्स हैं वो होती है 1/R। ओहम इनवर्स से ऑटोमेटिकली पता लग गया कि हमने ये यूनिट इसको रिवर्स कर दिया, और ये जो रिवर्स किया हुआ यूनिट है, इनवर्स जिसका लिया, उसको हम साइमंस कहते हैं। सो रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट और कंडक्टेंस इज द एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टिव सर्किट के जो स्टार्ट के अंदर हमने अभी देखा रेजिस्टेंस के, उसका फार्मूला, कंडक्टेंस के बारे में देखा, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर चीज़ों की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।